27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना भाई। नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम इस साल और 2024 के लिहाज से बहुत दिलचस्प है। हम पहली कड़ी में आपके सामने बात कर चुके हैं कि जहां इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लिटमस टेस्ट के रूप में 2023 में होने वाले इन विधानसभा चुनावों को देखा जा रहा है। आगाज त्रिपुरा के चुनाव से हो रहा है। त्रिपुरा वो राज्य जहां पर लगातार देखा गया कि लेफ्ट की सरकार रही, लालगढ़ कहा जाता रहा, लेकिन 2018 में बीजेपी ने जो कमाल किया वो वाकई इतिहास बदलने वाला था। कमाल करते हुए कमल खिल गया। 25 सालों का लालगढ़ बीजेपी ने हथिया लिया। लेकिन इस बार 2018 की ही तर्ज पर क्या त्रिपुरा में 2023 की राह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही आसान है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार सिनेरियो काफी बदल चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी सत्ता को दोबारा हासिल करने की कवायद है, तो वहीं दूसरी ओर अपने गढ़ को जो छिन गया था 2018 में, उसे वापस लेने की चाहत लेफ्ट ने पाल ली है। तीसरी तरफ कांग्रेस है जो वाम दल के साथ, यानी दुश्मन कभी हुआ करते थे लेकिन अब दोस्त बन गए हैं, वाम के साथ मिलकर इस गठबंधन में अपने आंकड़े को शून्य से बढ़ाना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जीत से गदगद तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बीजेपी और वाम गठबंधन को चुनौती देने के लिए त्रिपुरा में ताल ठोक दी है। इन सब के बीच त्रिपुरा में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिन्हें किंग मेकर के रूप में कहा जा रहा है, जो आदिवासी बहुल इलाके में अपना वर्चस्व रखती हैं। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या वो क्षेत्रीय पार्टियां इन पार्टियों के लिए कोई चुनौती बनेगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये सब प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। बड़े बड़े चेहरे यहां मौजूद अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा और अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह। इसके पहले आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता कहे जाने, हिंदुत्व का चेहरा कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी वहां पर थी। इससे पहले हम लगातार देखते आए हैं कि त्रिपुरा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब संकल्प पत्र को दुनिया के सामने, देश के सामने, त्रिपुरा की जनता के सामने रखा, तो स्पष्ट कर दिया कि इस बार लक्ष्य और उद्देश्य जीत ही रखना है। यानी बीजेपी कमर कस चुकी है। लेकिन इस पूरे कवायद में क्या जो इस बार का गणित है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ चुनौतियां खड़ा कर रहा है? क्या त्रिपुरा में इस बार कुछ बदलने वाला है? ये सब कुछ सत्ता के महासंग्राम में सवालों के रूप में आपके बीच होगा। कुछ ही देर में हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे, कराएंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन उससे पहले आइए दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से जब अमित शाह रैली करने के लिए त्रिपुरा में पहुंचते हैं, दूसरा दौरा इसे कहा जा रहा है। पहले दौरे के दौरान भी बड़ी रैली में महत्वपूर्ण बातें कही थी, लेकिन इस बार जब दूसरी बार वो त्रिपुरा पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार जो भी गठबंधन हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, वो दरअसल बीजेपी का साइड इफेक्ट है। क्या है ये साइड इफेक्ट, रिपोर्ट में समझिए। लेकिन 2024 तक हमारा टारगेट है 25,000 करोड़, ये टारगेट है। 27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना भाई। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी तरह से माहौल बनाया है। यहाँ लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां हो रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चांदीपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में अगर विकास आया तो केवल और केवल बीजेपी के 5 साल के अंदर राज्य में विकास पहुंचा है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आपको स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया, सभी घरों में पीने का पानी पहुंचाया, गैस सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय बनाने का काम किया और फ्री में अन्न देने की व्यवस्था भी की। अगर सबको सम्मान अधिकार देने का काम किया तो मोदी सरकार के नेतृत्व में माणिक साह सरकार ने ही किया है। गृह मंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप कांग्रेस, माकपा,
तिपरा मोथा की तिहरी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाम दलों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि उन्होंने त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी से हार मान ली है। दरअसल गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक सप्ताह में त्रिपुरा के दूसरे दौरे पर हैं। उन्होंने 6 फरवरी को साउथ त्रिपुरा में खोवाई जिले और सांतेर बाजार में भी 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। उस दौरान शाह ने कहा था कि कम्युनिस्ट, कांग्रेस और मोथा पार्टी तीनों ही मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तो सामने से मिले हैं, लेकिन तिपरा मोथा टेबल के नीचे से इनसे मिली हुई है। बयानों के बाढ़ तीखे हैं। चुनावी दौर में ये बयान कितना रंग लाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। 27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना भाई। तो अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी का ही साइड इफेक्ट है कि जो दुश्मन हुआ करते थे आज दोस्त हो गए हैं, बीच में इलू इलू कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है उन दावों में जीत का मंत्र छिपा हुआ है? इन सब बातों को जानेंगे, समझेंगे। चलिए पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर लेकर आइए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अश्वनी शाही जी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं अजय अरोड़ा जी। टीएमसी का पक्ष रखेंगे संजय सरकार जी और सीपीआईएम से जुड़ रही हैं डॉक्टर जगमती सांगवान जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। मैं यहां पर सवालों का सिलसिला शुरू करूं, आपके जवाबों की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि सत्ता का महासंग्राम बहुत दिलचस्प है। आगाज त्रिपुरा से हो रहा है, अंजाम 2024 तक पहुंचना है। तो क्या बीजेपी के साइड इफेक्ट की वजह से ही कांग्रेस और लेफ्ट इलू इलू कर रहे हैं, जैसा कि बीजेपी कह रही है? आइए इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, पैनलिस्ट के पास चलते हैं और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अश्वनी शाही जी हैं। अश्वनी जी, इस दावे में कितना दम है? आप कह रहे हैं कि आपके नेता ये कहते हैं कि क्योंकि एक गठबंधन जो कभी दुश्मन हुआ करते थे आज दोस्त हुए हैं, ये बीजेपी का ही साइड इफेक्ट है और ऐसे में अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली गई है गठबंधन की तरफ से। अश्विनी जी, किस तरीके से कांग्रेस जो जीरो थी 2018 के चुनाव में और अब वामपंथियों के साथ गठबंधन करके आ रही है, तो इसका मतलब है कि 2 दुश्मन एक साथ अगर वहां मिले हैं, क्योंकि 18 के पहले कभी उनकी सरकार कभी उनकी सरकार ये लोग आपस में करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचकर वहां विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 5000 गांवों को जहां पर इन लोगों ने सड़क नहीं दिया था, हमने सड़क देने का काम किया। राशन देने की बात की हमने अगरतला में नया एयरपोर्ट बनाया और वहां पर एक बंदरगाह विकसित कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए सुविधाएं दी गई, 4G कनेक्टिविटी इस समय गांव-गांव में मिल रही है। और हमने विकास का मार्ग प्रशस्त किया और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आदिवासियों का शोषण किया। आदिवासियों के साथ इन लोगों ने जो दुर्व्यवहार किया, तो उसका जवाब उन्होंने 18 में दिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो विकास रथ है, इसको देखते हुए ये लोग जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, ये देखने को मिलेगा। अश्विन जी, मुझे एक बात अगर आप समझा सकें, बल्कि एक या 2 बातें हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आदिवासियों को ठगा गया, आदिवासियों के साथ इन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक है, 2018 में वाकई आप लोगों ने कमाल किया था, लेकिन उन्हीं आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए एक तीसरी पार्टी भी है जिसका सहारा लेने की कोशिश इस गठबंधन में की जा रही है, तिपरा मोथा। आप समझ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस गठबंधन में, अगर इस गठबंधन के टोटल आंकड़ों को 2018 के लिहाज से देखें तो 44% हुआ करते थे और आप लोग 43.5% यानी 0.5% खेल कर जाता है कई बार वोट शेयर में। ये अगर इतनी ज्यादा हैं और कांग्रेस जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से 5-6 सीटें ऐसी हैं जिनमें पिछली बार कांग्रेस की हार केवल और केवल 5000 या उससे कम मार्जिन से थी, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि ये आप लोगों के लिए ये गठबंधन एक चुनौती हो सकता है? अश्वनी जी। लावनी जी देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन हुआ और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी तो उड़ जाएगी, तिनके की तरह बिखर जाएगी। लेकिन क्या हुआ? यहाँ की जनता ने हमको कहां पहुंचाया? आज हम 66 सीटों पर हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई थी,
और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है 10 सीटों पर रह गई थी। हम लोगों ने जनता के साथ जनता के लोक कल्याण के काम किए हैं लावनी जी। हम लोगों ने कोई विश्वासघात करने का काम नहीं किया है। एक अच्छा शासन दिया, जनता के साथ रहे, उनके सुख और दुख में रहे, वही काम हम वहां किए हैं। 5 साल तक हमारी सरकार जनता के साथ रही है और हम वहां पर उनका विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 5 सालों तक आपकी सरकार जनता के साथ रही और जनता के मूड को ध्यान में रखते हुए आपने 100 दिन पहले चेहरे भी बदल दिए, कैबिनेट में भी फेरबदल किया। बहरहाल आप लोगों के टारगेट पर सिर्फ वामपंथ और कांग्रेस गठबंधन है, लेकिन इस पैनल में और आपकी त्रिपुरा में भी तीसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। उसे आप अपने सामने मान रहे हैं या नहीं? क्योंकि कई तरह से ये देखा जा रहा है कि अंडर करंट इस बार तृणमूल कांग्रेस का वहां हो रहा है धीरे धीरे। क्या तृणमूल कांग्रेस आपके लिए चुनौती है? जी लावनी जी, कोई भी दल हो अगर हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है तो हम उसको चुनौती मानकर ही चलते हैं। हम किसी को हल्के में लेकर नहीं चलते हैं। लोकतंत्र है, जनता के बीच में हमको अपने मुद्दे कहने हैं, उनको अपने मुद्दे लेकर जाने हैं। तो वो तो तृणमूल कांग्रेस जो है अन्य जगह भी चुनाव लड़ी थी। कहाँ वो उधर नॉर्थ ईस्ट में कई जगह चुनाव लड़े ये लोग। देखिए क्या स्थिति रही। देखिए एक बात तो है, ठीक है, मैं कांग्रेस और वामपंथ के दोनों ही प्रतिनिधि उनके पास आऊं, उससे पहले मैं संजय सरकार जी आपके पास आना चाहती हूँ। जब कभी भी, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस दरअसल त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रही है। अभी भी हमने देखा कि अश्वनी जी ने कांग्रेस और वाम गठबंधन पर तो प्रतिक्रिया दी, लेकिन टीएमसी के लिए मुझे पूछना पड़ गया। तो क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उस आरोप में कितना आप दम देख पा रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस दरअसल साझेदार के रूप में काम कर रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ईडी ने बहुत सारी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है, इसलिए कहीं ना कहीं से आप लोग एक मदद दे रहे हैं। लावली जी, त्रिपुरा का जनता को इस बार बहुत जोर एक बात आ गई है। कमल नहीं खिलते हैं, तू ही नहीं मिलते हैं। देखते ही देखते त्रिपुरा का हालात खराब हो चुके हैं। बीजेपी तू का चीज है, वक्त आने से हम भी बदल देंगे। ये त्रिपुरा का जनता को ये कहना है। त्रिपुरा का जनता ये कह चुका है। और रह गया अगरतला में पहले से एयरपोर्ट थे, अश्विनी भाई को मालूम नहीं है। वहां पर पोर्ट पहले से ही थे, ये भी मालूम नहीं है। और रह गया है मैं त्रिपुरा में का। अच्छा, अगर जल में हम लड़ रहे हैं, स्थल में हम लड़ रहे हैं और आसमान में वो भी हम भी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ में। मेरे नेताओं को उसको हम खिलाफ लड़ते मेरे नेताओं को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा केस में सीबीआई और ईडी ने अंदर कर चुके हैं। लड़ाई कौन लड़ रहा है बोलिए तो? सीना ठोक कर अगर 56 इंच को सीना है तो ममता दीदी को सीना है। वो लड़ाई करके दिखा दीजिए। मोदी को खिलाफ लड़ने के लिए डरने की जगह नहीं है। हम डरते नहीं, हमको डराओ मत, हम लड़ना जानते हैं। और हम आपको सीधे तो कांग्रेस आरोप लगा रही है ना कि वो तो आपको मदद कर रहे हैं, उन्होंने फाइलें बंद कर दी इसलिए आप उनको साइलेंट सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो आरोप कांग्रेस लगा रही है। अच्छा, त्रिपुरा में इतना दिन लड़ाई कौन किए हैं? मैदान में किसने लड़ाई किया? हर दिन हम लड़ाई किए हैं। मेरे सुष्मिता देव के ऊपर में वहां पर आक्रमण हुआ है। मेरे वहां पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर, मेरे युवा नेता जो थे, जो मतलब जो अभी 25 साल 26 साल होने जा रहा है, देवांशु भट्टाचार्य के ऊपर में अटैक। लड़ाई कौन कर रहा है त्रिपुरा में? बीजेपी को खिलाफ हम ही लड़ाई कर रहे हैं। वहां पर 1:1 लड़ाई कर रहा है। और रह गया अमित शाह सभी बड़े बड़े भाषण देता है, जब वहां पर बहुमत मिलने वाला नहीं है। बहुमत क्यों नहीं मिलने वाला? जनता उनसे मत हटा चुके हैं और उसको किसी भी तरफ से निकालने के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं लड़ाई आप लड़ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। अजय अरोड़ा जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस वाम गठबंधन पर लगा रही है। आज भी ये कहा गया गृह मंत्री की तरफ से कि अगर ट्रिपल ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन की सरकार जरूरी है। कांग्रेस अपने आप को कहां आंक रही है, और वो भी ऐसे समय में जब मात्र 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिला। अजय अरोड़ा जी। और जहां तक त्रिपुरा की बात है, हम त्रिपुरा की आवाम की बात करते हैं, ना कि पार्टी की बात करते हैं। हम त्रिपुरा के विकास के लिए वचनबद्ध हैं, और जिस प्रकार 5 वर्षों से विकास नहीं हुआ, चाहे गृह मंत्री ने कल बोला कि हमने सिलेंडर दिए, लेकिन सिलेंडर कितने महंगे दिए इसके बारे में बताएं। सिलेंडर का रेट क्या है, महंगाई कहां से कहां है, और कितने एयरपोर्ट खोले। अगरतला में पोर्ट पहले से है जो सरकार साहब ने कहा, और जितने भी देश में एयरपोर्ट बने नए, कई एयरपोर्ट तो अडानी को दे दिए, कई सड़कें दे दी, जल दे दिया, कई लाल किला भी इन्होंने
निगरानी में दे दिया किसी को। तो कहने का मतलब है त्रिपुरा की जनता से हम बात करेंगे, भले ही हमारी सीटें कम है, हम मिलकर लड़ेंगे, 1 और 1 11 होते हैं। और बिल्कुल जहां तक गठबंधन की बात है लावनी जी, हम गठबंधन तो के ये साथ 1 और 1 11 क्यों हो गए? क्योंकि ये 1 और 1 की राह तो बहुत सालों तक अलग रही, एक दूसरे के दुश्मन रहे। आरोप लगता रहा कि वामियों ने कांग्रेसी नेताओं को मारा, इसके बाद विपक्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है ना कि आप लोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी के काम से डर गए, इसलिए तो आपने 13 पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। नहीं तो ना आप 3 में है ना 13 में है। लावनी जी ना हम 3 में है ना 13 में है। आपकी ये बात हम मान भी लेते हैं। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये गठबंधन नहीं किया ना अकालियों से? क्या पीडीपी से गठबंधन नहीं किया? क्या महाराष्ट्र में का गठबंधन नहीं था? गठबंधन समय समय पे होते हैं। ये आवाम की पुकार है, जनता की पुकार है, राज्य नहीं तो गठबंधन में कॉम्प्रोमाइज का भी एक सीमा होती है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज अगर किया गठबंधन में तो सीटों में एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपको तो 13 सीटों पर ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मतलब इतने हालात बदतर हो गए हैं कांग्रेस के कि क्षेत्रीय पार्टियां जब निगोशिएशन करती है तो सिर्फ 13, 14 ऐसे 10 ऐसी सीटों से ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं आप लोग। देखिए हर राज्य की अलग स्थिति है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीएसपी से भी किया था, तो जहां जहां चाहे भारतीय जनता पार्टी से कोई सी पार्टी हो, जब गठबंधन होते हैं तो सीटों का बंटवारा होता है, वो शीर्ष नेतृत्व करता है और सारी पार्टियां इकट्ठी बैठती हैं, सारे दल इकट्ठे बैठते हैं जो समझौते में होते हैं। तो वहां कांग्रेस पार्टी बड़ी गरिमा के साथ बात मानती है, क्योंकि हमें त्रिपुरा की जनता का विकास करना है। अगर हमें 13 सीटों पे लगता है कि 13 सीटें हम जीत सकते हैं, तो क्यों नहीं हम विकास करेंगे? हम 13 और जैसे मिलकर आप मजबूरी में करते हैं या फिर जनता के लिए करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस के हालात लगातार किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्शंस में हमने देखा है। और फिर अभी आप कह रहे हैं कि जनता का विकास। एनीवेज, मैं इस पर जरा काउंटर आंसर ले लेती हूँ अश्विनी शाही जी का और फिर जाती हूँ डॉक्टर जगमती के पास। शाही साहब, आपने संजय सरकार जी को भी सुना, आपने अरोड़ा जी को, अजय अरोड़ा जी को भी सुना। जी देखिए, यही अजय जी ने कहा कि वहां पर हम भले ही कम है, कम नहीं है अजय जी, आप 0 हैं। अब 0 से जितना बढ़ना होगा, आप जो बढ़ेंगे वो अलग बात है, मगर जनता के साथ हम लोग वहां गए। जनता के लिए हमने कहा, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने संकल्प पत्र में जो लिखा उसको पूरा करने का काम किया। चाहे 370 हो या 3 तलाक हो या राम मंदिर का काम हो, भले ही कोर्ट के द्वारा हो, लेकिन एजेंडे में हमारे था। ये सारे बड़े काम हमने किए। तो अगर तला के लिए, वहां के लिए जो है, त्रिपुरा के लिए भी जो काम हम कर रहे हैं, 5 रुपए में खाना देने का संकल्प पत्र हमने किया, 8,000 रुपए किसानों की बात की, आदिवासियों के लिए बात की, हमने बहुत कुछ किया, वो किया और सारा पूरा करके दिखाएंगे। और रही अगरतला में जो एयरपोर्ट है, मैंने नहीं कहा कि हम जो है नया एयरपोर्ट बनवा दिए, हमने उसका विस्तार किया है। कितनी फ्लाइटें चलती थी आपके समय में और आज कितनी चलती हैं, ये दोनों में देखने की बात है। और संजय दादा, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बंदरगाह की बात है, वो बंदरगाह कहां चालू था, कितना क्या होता था, ये आपको भी मालूम है। और आज उसका कितना बड़ा विस्तार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को पूरे पूर्वी राज्यों से जोड़ा जा रहा है। आप सोचिए इस चीज को। जी लावनी जी। ठीक, डॉक्टर जगमती जी, मैं आती हूँ अजय जी, आपके पास आऊंगी, आपका लूंगी, लेकिन डॉक्टर जगमती जी से जरा एक प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी, क्योंकि वामपंथ का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर जगमती जी हैं। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर जगमती जी, वामपंथ और कांग्रेस का गठबंधन बार बार भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि लाल आतंक को हमने खत्म किया था, यहां पर जो अव्यवस्था थी उसे हमने खत्म किया था। और आज ये जो गठबंधन बना है, ये बता रहा है कि कितने मजबूर हो चुके हैं आप लोग कि गठबंधन के बिना भारतीय जनता पार्टी को हराना सोच भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर जगमती, सुन पा रही हैं आप मुझे? डॉक्टर जगमती सांगवान जी, डॉक्टर जगमती सांगवान जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? डॉक्टर जगमती सांगवान की आवाज अभी नहीं आ रही है। डॉक्टर सांगवान,
मुझे लगता है कि शायद कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है, पैनल से मैं ठीक करवाती हूँ। संजय जी, अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं संजय जी आपके पास आती हूँ। लेकिन अजय जी, एक चीज जरूर ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर बार बार विकास मॉडल को सामने रख रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों से पूछा जाता है कि विकास का क्या मॉडल है। राजस्थान का उदाहरण बार बार आ जाता है कि राजस्थान में किस तरह से अव्यवस्था है, किस मॉडल की आप लोग बात करते हैं जनता के विकास को के लिए? लावली जी, राजस्थान का विकास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशोक गहलोत जी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र शाही जी ने जो बात की, इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पहले से बना हुआ है, इन्होंने फ्लाइट बढ़ा दी। जो जो समय बढ़ रहा है, जो जो आबादी बढ़ रही है, अगर जो व्यक्ति सरकार में होता है, जो पार्टी सरकार में होती है, जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है। इन्होंने कोई नया नहीं किया। भारत में एम्स हमने बनाया, हवाई अड्डे हमने बनाए, हमने जो बनाया था इन्होंने तो बेच दिए, उल्टा अडानी को दे दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने फ्लाइट नहीं बढ़ाई। फ्लाइट तो डिमांड है, जहां डिमांड होगी सप्लाई होगी। जो भी सरकार होती, हम होते तो हम बढ़ाते, अन्य दल होता तो अन्य दल बढ़ाता। और जहां तक इन्होंने एक बात की कि हम जीरो थे, आप भी कभी जीरो थे। इतिहास देखिए, गरूर नहीं होना चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं कि जनता ने आपको मैंडेट किया, आप सरकार में देश में चुन के आए, लेकिन आपके नहीं, सवाल का जवाब ये नहीं हुआ अजय जी, सवाल का जवाब ये नहीं हुआ। सवाल ये था कि आप किस मॉडल को लेकर, एक होता है ना विकास का मॉडल। आपने कहा कि राजस्थान में विकास हो रहा है, अभी तो राजस्थान में बजट में पुराना बजट ही पढ़ दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, और उसके बाद कितने सवाल आए, कितने जवाब आए, ये भी आपने देखा। तो जिस मॉडल की बात हो रही है उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। क्रेडिबिलिटी एक होती है ना, विश्वसनीयता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटूंगी, आपके पास आऊंगी, संजय जी और डॉक्टर जगमती जी से भी रिएक्शंस लूंगी। इतना जरूर है कि सत्ता का महासंग्राम त्रिपुरा के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि ये इस साल का पहला चुनाव है, और यही चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले चुनाव में, और खासतौर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिशा और दशा क्या रहने वाली है। तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टक्कर दे रही है। तो बीजेपी कह रही है इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना, क्योंकि जिस तरीके से लाल आतंक का खात्मा किया गया था, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया। शून्य से शिखर तक जो हासिल किया वो मील का पत्थर साबित हुई, और इन सब के बीच में लक्ष्य, उद्देश्य, जीत और इसका आधार विकास, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार दम भर रही है। डॉक्टर जगमती तक अब शायद मेरी आवाज पहुंच रही है। डॉक्टर जगमती, आप सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल सुन पा रही हूं। बहुत सीधा सा प्रश्न करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि दरअसल आप लोगों ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली, इसीलिए तो गठबंधन करने की नौबत आ गई है, क्योंकि केरल में आप दोस्ती करते हैं, केरल में आप कुश्ती करते हैं, त्रिपुरा में आकर आप दोस्ती करते हैं, ये कहा जाता है। देखिए, ये जो भी कहा जा रहा है वो जिस तरह का तांडव बीजेपी के राज में वहां पे त्रिपुरा के अंदर चला है, वो अपनी नाकामयाबियों को छुपाने ये दूसरों के जो भी गठबंधन है, जो भी उन रणनीति है चुनाव के बारे में, उनको टारगेट कर रहे हैं। आज उन पूछा जाना चाहिए कि त्रिपुरा तो सबसे क्लीन सिक्योर राज्य के रूप में जाना जाता था, जिसके मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड था ईमानदारी का पूरे देश के अंदर। उसमें क्या बीती है लोगों के ऊपर, मिनिमम वेज के ऊपर, शहरों के अंदर मनरेगा जो शुरू किया गया था, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी, जितने भी झूठे वायदे किए गए थे बीजेपी के द्वारा, वो सारे उनकी पोल खुल चुकी है। और अभी जो वातावरण है वहां पे, वो ऐसा वातावरण बना हुआ है कि निष्पक्ष चुनाव की बिल्कुल आस नहीं की जा सकती। वहां पे सीआरपीएफ और बीएसएफ को हटा गुजरात पुलिस, लेकिन आपकी आवाज निकलती है, आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाज निकलती है कि दरअसल अगर त्रिपुरा में विकास को कोई समझता है तो बीजेपी समझती है। इसीलिए तो आपके ही नेता है ना मुबश्शिर अली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुबश्शिर अली साहब जो कि बीजेपी में शामिल हो गए, उनका तो बड़ा ये आरोप है। हो सकता है देयर आर इंडिविजुअल्स जिनके अपने सत्ता की होती है, वो जा सकते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि वहां पे जो सीआरपीएफ बीएसएफ को हटा के गुजरात पुलिस क्यों चुनाव लगाई हुई है? गुजरात पुलिस के अंडर जब चुनाव कंडक्ट किए जाएंगे तो किसको भरोसा हो सकता है कि वहां पे कोई चुनाव होगा? और पहले का जिस तरह इतिहास रहा है बीजेपी का पूरा वायलेंस से भरा हुआ, तो चुनाव तो जब निष्पक्ष होते हैं, और अगर सिक्योरिटी बॉडीज को बाहर से भी बुलाया जाता है, ये तो आप लोगों की भी डिमांड हुआ करती थी ना
ये तो डिमांड आप लोगों की भी हुआ करती थी पहले, जब बीजेपी एंट्री नहीं कर रही थी अब आपके त्रिपुरा में, जब कांग्रेस और वामियों का ही लगातार जब गढ़ कहा जाता था, तब भी आप लोग ये बात करते थे। आज अगर बाहर से सिक्योरिटी बॉडीज आ रही है तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों है, फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? अश्विनी जी जरा जवाब दे दीजिए डॉक्टर जगमती जी का। बाहर से लावणी जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर जगमती और अश्विनी जी को आमने सामने कीजिए। संजय जी बस मैं आपके पास प्लीज आ रही हूँ, बहुत जल्दी आ रही हूँ। अजय जी और संजय जी आपके पास। ये तो जो है जैसा अभी जगमती जी ने कहा इस तरीके से कि पहले से इन लोगों ने हार मान लिया, यही तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं। क्या गुजरात जो है हिंदुस्तान में नहीं है? बुलाने से आपत्ति, आप गुजरात पुलिस को क्यों वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, इससे आपत्ति है? लावनी जी, नागालैंड पुलिस जो है मध्य प्रदेश जाकर चुनाव कराती है, उत्तर प्रदेश चुनाव कराती है। ये तो देश में कहीं भी भेजा जाता है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, कि वहां पर कोई हिंसा न हो पाए, निष्पक्ष चुनाव हो, बाहर की पुलिस रहेगी, निष्पक्ष चुनाव होगा। चूंकि सीपीआई सीपीएम का खूनी इतिहास रहा है, इसलिए इन खूनी इतिहास में ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते हैं। और आज वही दहशत है इनका, कि ये दहशत बोल रहा है, ये सीपीएम सीपीआई का खूनी इतिहास जो है वो उसका दहशत बोल रहा है कि गुजरात पुलिस निष्पक्ष चुनाव कराएगी, इसलिए ये लोग डर गए हैं। और आज गुजरात पुलिस जो से डरकर आज ये कह रहे हैं जैसे गुजरात बाहर हो, पाकिस्तान की पुलिस आ गई हो। पैसे के आधार पर राज चलाना चाहते हो। ये बिल्कुल सीआरपीएफ को क्यों हटाया अपना वहाँ से, बीएसएफ को क्यों हटाया जा रहा है? आप ये बताइए, गुजरात पुलिस को क्यों लाया जा रहा है वहाँ पे? और जब इलेक्शन कमीशन को हमारी पार्टी 3 बार दे चुकी है, ये चुनाव करवाना रहेगी, आप वहां पर रहेगी, लेकिन चुनाव कराने के लिए हमेशा राज्य की पुलिसों को बुलाया जाता है, दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, ये परिपाटी नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा आपत्ति क्यों है, क्योंकि जब विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है, आप अपने संकल्प पत्र को लेकर आए, जगमती जी आप अपनी मैनिफेस्टो को लेकर आए, तो जनता तो मैनिफेस्टो पर विश्वास करती है, पार्टी पर विश्वास करती है ना। संजय सरकार जी के पास बहुत देर से नहीं गई और अजय जी के पास। संजय सरकार जी, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए आज डॉक्टर जगमती वही बात कहने लगी है जो पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी चुनाव हो रहा था कुछ ऐसी ही बातें कही गई थी टीएमसी की तरफ से, तो ये परिस्थिति क्या कहती है? संजय जी देखिए, एक चीज आपको बताना चाहिए, मेरा अश्विनी भाई एक विकास के बारे में है, हम उसको जवाब पहले दे देता है, उसको बारे में हमको डिटेल्स में हम 1 मिनट समय लेंगे, ज्यादा समय थोड़ा जल्दी से सर। अश्विनी भाई बोल रहे हैं विकास के लिए, कौन से विकास के लिए बोल रहे हैं? इसको मदर कॉन्सर्ट जो है आरएसएस के जो मुखिया मोहन भागवत बोल रहे हैं पान का दुकान खोलने के लिए, और इनका जो सिस्टर कंसर्न जो है बीजेपी के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं पकौड़ा का दुकान खोलिए। ये विकास है? ये विकास का मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? आप बताइए। और रह गया त्रिपुरा में किसी भी हाल में इस बार सरकार को किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, आप लिख के रख दीजिए। और हॉर्स ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है वहाँ पर, आप लिख के रखिए, हम लिख के बाद हम घूम के आए हैं, इसके हिसाब से मैं आपको रिपोर्ट दे रहा है, 60 सीट के हिसाब से मैं आपको बता रहा है, किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। संजय जी आप लोग किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देख रहे हैं क्या? देखिए, हम निर्णायक भूमिका तो हम लेंगे त्रिपुरा में, ये बहुत बड़े बात आपने बोल दिया है। 28 में से कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन है? 10,000 28 में से कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि पिछली बार आप 24 पर थे, 0 मिला था, इस बार 28 पर है, 4 ज्यादा है, कितने की एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, 2018 के बाद पहले भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 0 थे, 0 के बाद में 18 में सत्ता में आ गया है, तो आप जनता जनार्दन का आदेश नहीं मानेंगे ना, आपको बात बोलते जाएंगे। बताइए किसके साथ जाएंगे, क्लियर करिए ना। बहुमत के लिए 34 सीटों की जरूरत होती है, आप 28 पर लड़ रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ कितने की एक्सपेक्टेशन है आपको और किसके साथ जाएंगे? बस बताएंगे, हम पहले नहीं बताएंगे। अच्छा, पहले नहीं बताएंगे, पोस्ट अलायंस के लिए अंडर द टेबल बात चल रही है। अजय अरोड़ा जी जल्दी से लास्ट कमेंट। टीएमसी तैयार, बीजेपी तैयार, कांग्रेस और वाम, ये गठबंधन क्या कहेगा? जल्दी से सर। लावनी जी, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 5 सालों में कुछ शासन रहा, इन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया वो बता दें। 2 बड़ी योजनाएं बता दें, शाहिद जी मेरे मित्र हैं, 2 योजनाएं आदिवासियों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, ये बता दें। त्रिपुरा में जब हम थे पहले, सरकारों में आते थे जाते थे, इन 5 वर्षों में वहां की त्रिपुरा की जनता महसूस कर रही है कि जो पहले के गठबंधन थे, पहले की सरकारें थी, उन्होंने काम किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका न दिया तो शायद की सरकार ना होती। अब सरकार है और
जनता के वोट से ही सरकार नहीं, बनी। अगर इतना ही भरोसा था आपको अपने पर तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो नहीं, आपको हमें- भी बढ़ते हुए आंकड़ों के साथ आपको बड़ी स्तर पर आना चाहिए था। बिल्कुल, आप कहां पर थे ये आपने खुद आकलन किया होगा ना। बहरहाल सत्ता का महासंग्राम हम जारी रखेंगे। आज के कुछ समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, ये आगाज है बस, अंजाम तो 2024 में क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। त्रिपुरा का चुनाव 16 फरवरी को होना है। आपको यहां पर बताते चलें कि 16 फरवरी से पहले बहुत जल्द सुदर्शन न्यूज आपके लिए एक एग्जिट पोल लेकर आएगा। हमारे सोशल वेबसाइट्स पर आप जरूर पहुंचिएगा, सोशल मीडिया पर जरूर पहुंचिए, सुदर्शन न्यूज पर पहुंचिए और इस एग्जिट पोल का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों के आधार पर ही बन रहा है और जो बातें त्रिपुरा की जनता के मन में चल रही हैं उन बातों को इस एग्जिट पोल में समेटने की कोशिश की जा रही है। आपका जवाब तय करेगा कि त्रिपुरा का भविष्य क्या होगा। उम्मीद रहेगी आपके जवाबों की। बहरहाल एक बार फिर से तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। 27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने